हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को डील किए थे और उस टॉपिक के साथ ही यह चैप्टर थियोरिटिकली जो है समाप्त हो चुका है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से करेंगे हम लोग। बहुत सारा प्रॉब्लम्स ऑलरेडी करा है हमने, फिर भी कुछ क्वेश्चन जो हो सकते हैं उसको देखते हैं। NN सिन्हा बुक से, NCERT बुक्स के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बताए गए हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ N and L for the last electron of atoms of chlorine, sodium and कार्बन। ये तीन एलिमेंट दिए हुए हैं और बोल रहा है कि इन तीनों एलिमेंट के एटम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा उस अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर के वैल्यूज लिखने हैं। और कौन कौन से क्वांटम नंबर, N और L के लिए। तो बड़ा आसान सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 17, लास्ट का लिखना है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसके लिए लास्ट का लिखना है, तो हालांकि यहाँ से ऑर्बिटल बनाने का ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट पता चल जाना है। दिस वन इज लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो यह इलेक्ट्रॉन कौन सा सेल में है, थर्ड में है, तो N = 3। सब सेल है P, तो P के लिए L का वैल्यू 1। सो दिस इज द आंसर। वैसे ही आप सोडियम की बात कर लोगे, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s1। दिस वन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन, 3s में है। तो इसके लिए N लिखोगे तो 3 है, L लिखोगे, S सबसेल है तो 0, S सबसेल के लिए L का वैल्यू 0 आना है। उसी प्रकार से एक कार्बन दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 6। तो 1s2 2s2 2p2। अगेन 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर से यहाँ 2 है तो N = 2 और P सबसेल है, मतलब L = 1। तो मतलब आसान सा है। कन्फिग्रेशन लिखो, ऑर्बिटल बनाने का नीड नहीं है। ऑर्बिटल तब ज़रूरत पड़ता है जब ml का वैल्यू पूछे। यदि N और L पूछ रहा है तो आप सबसेल से ही बतला दोगे। यहाँ से ही E जो लिखा हुआ रहता है सेल और AsPDF होता है सबसेल, तो उस हिसाब से वैल्यूज़ को आप तुरंत यहाँ से जो है कर लोगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसी का जस्ट उल्टा भी क्वेश्चन हो सकता है। मतलब N और L दिया हुआ रहेगा, उससे सबसेल के बारे में पूछा जाएगा, तो वहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि N = 4 दिया हुआ है, L = 1, बोला जाएगा कौन सा सबसेल है। ऑब्वियसली 4p होना है, N को वैसे ही लिख देना है। और ये L का याद रखना है ना, 0 1 2 3, मतलब SPDF। इसके आगे जाओगे तो GH, लेकिन इधर से नहीं आना है, SPDF में कोई पूछेगा। 4 दिया हुआ हो, N = 2, L = दिया हुआ 3, क्या सबसेल होगा, तो 4f, 3 देखो F के लिए। तो ऐसे भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक number of the element, what is the smallest atomic number of the element which in its ground state has its highest energy electron characterized by the
फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर दिए हुए हैं n = 4, l = 0, ml = 0 एंड ms = -1/2। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, बड़ा आसान सा चीज़ है क्या कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इन इट्स ग्राउंड स्टेट हैज़ इट्स हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, या जो वर्ड दिया हुआ है हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में हाईएस्ट एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन का होगा जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। तो बोल रहा है कि वह अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए क्वांटम नंबर ऐसा दिया हुआ है, तो बतलाना है कि उसके लिए एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल n = 4 दिया हुआ है और l = 0, तो l = 0 मतलब s सबसेल, तो हो गए 4s सबसेल। अब 4s सबसेल कौन कौन से एलिमेंट के लिए आता है उसको देखो आप। तो 4s सबसेल शुरुआत होता है पोटासियम से, एटॉमिक नंबर 19, लास्ट में 4s1 आएगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 4s2 आएगा। इसके बाद आप बढ़ते जाओगे 4s रहेगा ही रहेगा, लेकिन 4s का शुरुआत तो रहा है पोटासियम से, तो जो स्मॉलेस्ट एटॉमिक नंबर होगा वो ऑब्वियसली कौन सा होगा, 19। मतलब कि पोटासियम वह एटम है जिसके लिए हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन का यह क्वांटम नंबर हो सकता है। नहीं, या 4s1 है मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके लिए ms -1/2 दिया हुआ, मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, हो ही सकता है। समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन भी क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो है पूछे जाते हैं, बस कंसेप्ट बना हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चन देखे जाएं। एक क्वेश्चन ऐसा, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स n एंड l, 4 सेट दिए हुए हैं। n = 4, l = 1, फिर दिया हुआ है n = 4, l = 0, फिर है n = 3, l = 2, और एक दिया हुआ है n = 3, l = 1। कंटिन्यू है क्वेश्चन इसके बाद, कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट एज। और ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं कि 4 से ज़्यादा 2 के लिए एनर्जी होगा, इससे ज़्यादा 3 के लिए होगा, इससे ज़्यादा 1 के लिए होगा। सेकेंड ऑप्शन है 2 से ज़्यादा 4 के लिए, इससे ज़्यादा 1 के लिए, और सबसे ज़्यादा एनर्जी थर्ड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है कि 1 से ज़्यादा एनर्जी होगा थर्ड के लिए, इससे ज़्यादा होगा 2 के लिए, मैक्सिमम एनर्जी 4 के लिए, और लास्ट में है कि थर्ड से ज़्यादा एनर्जी 1, इससे ज़्यादा 4, और इससे भी ज़्यादा 2। IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आसान है, बस कंसेप्ट दिमाग में बना हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जो एनर्जी पता किया जाता है वह किस आधार पे पता किया जाता है, तो अबव प्रिंसिपल में हमने पढ़ा, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n + l एंड इफ n + l वैल्यूज आर सेम फॉर 2 और मोर सबसेल्स देन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n। इतना सा बात है।
तो सब के लिए n प्लस एल आप निकाल लो यहीं से, n प्लस एल, तो 4 + 1 5, 4 + 0 4, 3 + 2 5, 3 + 1 4, दो वैल्यू जा रहे हैं 4 और 5, तो ऑब्वियसली 5 वाले का एनर्जी अधिक होगा किससे, 4 से। अब 5 में भी दो वैल्यू है, तो इन दोनों में अधिक किसका होगा, तो जब n + l सेम हो जाए तो हम लोग को क्या देखना है, n को देखना है। तो इन दोनों में से देखो n अधिक किसके लिए, ऑब्वियसली यहाँ n 4 है और यहाँ 3 है, दिस वन, सो दिस सबसेल हैज हाईएस्ट एनर्जी, ये कौन सा है, 1, तो 1 का हुआ सबसे ज़्यादा। यहीं से आप देख सकते हो 1 का सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में ही मात्र 1 का मैक्सिमम है, तो आगे देखने का जरूरत ही नहीं, अब डायरेक्ट टिक कर सकते हो इसी को, या फिर पूरा कर लो, 1 के बाद थर्ड का नंबर आ रहा है। उसी प्रकार से इन दोनों में देखोगे तो 4 4 है, तो यहाँ भी अधिक किसका होगा, जिसके लिए n का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो n का वैल्यू यहाँ 4 और यहाँ 3, तो यहाँ अधिक है, मतलब कि सेकेंड वाला का, और सबसे कम हो जाएगा 4 वाले का। दिस इज़ द आंसर। मतलब कहीं से भी पता है ना कि पूरे चैप्टर में, चूँकि काफ़ी बड़ा चैप्टर रहा या एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक फिक्स है कि भाई उससे क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, वह टॉपिक है क्वांटम नंबर। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे जिस रूप में पूछे जाए। ऐसे और कई क्वेश्चन होंगे इसमें। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3D ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द यूनिट ऑफ h/2 पाई h। ऑप्शन दिए हुए हैं, a = √3, b = 3, c = √2 एंड d = √6। बस एंगुलर क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है, इसका फॉर्मूला हम लोग को केवल याद रखना है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था, √L L+1 इंटू h/2 पाई। सो h/2 तो यहाँ यूनिट ही है, इसको नहीं, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो 3D दिया हुआ है, तो 3D के लिए L का वैल्यू 2, D देखना है ना, L का वैल्यू 2, तो पुट कर डालो, 2 + 1 कितना हो जाएगा, √6 हो जाना है, बस दिस वन ऐसे। तो ये भी क्वांटम नंबर से ही था ना, क्वांटम नंबर में ही इसको हम लोग पढ़े थे, वहाँ से यह क्वेश्चन रहा। उसके बाद के जो क्वेश्चंस इसमें हैं, अगला क्वेश्चन, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें इससे। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द
what is the de Broglie wavelength, what is the de Broglie wavelength for an electron in the innermost orbit of the हाइड्रोजन एटम। ऐसा क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से है, नाम से स्पष्ट हो चुका है। तो देखो ध्यान दोगे, हाइड्रोजन एटम के लिए जब आप सेल रिप्रेजेंट करोगे तो एग्जिस्टेंस तो एक ही सेल का है, ऐसे कई सेल्स हो सकते हैं। इनर मोस्ट ऑर्बिट की बात करा है इसने, मतलब कि यह जो है इनर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब कि n इक्वल टू हो गया 1। हाइड्रोजन एटम दे करके रखे हुए, इसका मतलब कि Z इज ऑल्सो 1। ऐसा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन यदि किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है भाई, तो उसके साथ ऐसा वेव एसोसिएट होगा जो मैटर वेव कहलाएगा, और इस वेव का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, वही डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, जिसका फॉर्मूला है h/mv। सो h और m तो कांस्टेंट है, बस पता होना है v। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी वाला आप लगा दो फॉर्मूला, 2.18 इंटू 10⁻7 बाई z, और यहाँ होगा n सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर में यदि इसी को लिखोगे तो यहाँ 10⁵ होना है। ऐसा n1, z इज ऑल्सो 1, सो ओवरऑल v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अभी पता चल गया तो यहाँ पुट कर दो, तो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, m 9.109 इंटू 10⁻31 kg, एंड v इज 2.18 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यूनिट को सॉल्व करने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि जूल को क्या लिखा जाता है, जूल को लिखते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड तो अलग से है। सो kg कैंसिल, एक मीटर से मीटर कैंसिल, पर सेकेंड से सेकेंड पर सेकेंड कैंसिल, तो ओवरऑल बचा मीटर। और आप वेवलेंथ निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली मीटर में ही आना है, सॉल्व करोगे जो आएगा वह आंसर हो जाएगा मीटर में। ऐसा तो यहाँ से बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला तो हम लोग जान ही रहे थे, लेकिन ये जो बात बोले हुए था इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ से हम लोग को वेलोसिटी फाइंड आउट करना था। और जब एक बारी वेलोसिटी पता चल जा रहा है तो फिर फॉर्मूला पे पुट करके बस उसको कैलकुलेट करना रह जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन एक ऐसा ही, what wavelength would be associated with a beam of electrons whose kinetic energy is 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दोगे, इलेक्ट्रॉन का यदि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब कि वेलोसिटी के चलते जो एनर्जी एसोसिएट होता है। तो यह काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो सॉल्व करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल। और काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो फिर वही बात हो गया कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो इसके साथ भाई मैटर वेव एसोसिएट होगा, और इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। और वेवलेंथ होगा तो फॉर्मूला तो अभी हम लोग पढ़े, लैम्डा बराबर h/mv, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो अगेन h एंड लैम्डा आर फिक्स्ड, चूँकि दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास फिक्स्ड है, h ऑलरेडी फिक्स है,
वेलोसिटी पता करना है, लेकिन वेलोसिटी दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी। तो उस काइनेटिक एनर्जी से हम लोग को पता करना होगा क्या, वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या जान रहे हैं, हाफ mv²। तो यहाँ से v² लिखोगे तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई m, और v को लिखोगे तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई m। इसको सॉल्व कर देना है, सारे वैल्यूज को पुट करके 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल, m इज 9.109 इंटू 10⁻31 kg। तो जूल को आप यहाँ से लिख डालो kg मीटर² पर सेकेंड स्क्वायर, kg कैंसिल आउट, पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करोगे तो बाहर में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड और यहाँ वैल्यू। अब इस v को यहाँ पुट कर दो, h m तो पता ही है, तो फिर लैम्डा निकल जाना है। तो मतलब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी इस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the spectral line of hydrogen atom in the visible region represents the transition of electron to the n equal to 2 level from higher levels. So what is the electronic transition? What is the electronic transition that corresponds to the 6563 angstrom spectral line? ऐसा क्वेश्चन सिंपल ही है, बस ध्यान से पढ़ करके पता करना है कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। स्पेक्ट्रल लाइन लिखा हुआ है, साफ पता चल जा रहा है कि यह स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। और स्पेक्ट्रम का पूरा थ्योरी हम लोग पढ़े हुए हैं, और वहाँ से हम लोग को यह सीखने को मिला था कि स्पेक्ट्रम तभी अराइज होगा जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम है। अब यदि हाइड्रोजन एटम है तो इसमें से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हो रहा है वह कोई हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट हो रहा है, और लोअर ऑर्बिट दिया हुआ है 2। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है यहाँ। जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर ऑर्बिट आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा ना, और जब रेडिएशन यहाँ से इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इस रेडिएशन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, और यह वेवलेंथ दिया हुआ है 6563 एंगस्ट्रॉम। तो बोल रहा है कि जब हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन अननोन हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब कहाँ से आ रहा है यह पता नहीं है, लेकिन किस ऑर्बिट में जा रहा है ये पता है, सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है, और उस दरमियान जो वह रेडिएशन इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ इतना है। तो आखिर इस वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो। तो कहाँ हो ये तो पता है सेकेंड में, लेकिन कहाँ से होगा ये नहीं पता है। तो देखो n के दो वैल्यूज हैं, तो लोअर वैल्यू n1 होता है, हायर वैल्यू n2 होता है, मतलब ओवरऑल हम लोग को n2 फाइंड आउट करना है। जब यहाँ से ऐसा रेडिएशन इमिट हो रहा है वेवलेंथ, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, ज़रा याद करो। ऐसा
फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू बार बराबर मतलब वेव नंबर का है, न्यू बार बराबर 1.09686 करके ऐसा कुछ है, इंटू 10⁵ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर ऐसा। और यह शायद सेंटीमीटर इन्वर्स में है। एक बार फॉर्मूला को रीचेक कर लोगे। अभी जो न्यू बार है इसको आप लिख सकते हो 1/λ, तो 1.09686 इंटू 10⁵ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इन्वर्स। अभी लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है तो 1/6563 एंगस्ट्रॉम है, तो इस सेंटीमीटर में लेकर के चले हो तो सेंटीमीटर ही लेना है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाना है। ये पूरा 1/n1 दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, ये तो निकालना है। तो यहाँ से बस इसी को सॉल्व कर लेना है। आगे से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, इसको आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू निकल जाना है किसका, n2 का। अच्छा, तो यह क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से हो गया था, तो स्पेक्ट्रम से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखोगे। ऐसे ही तो इसमें स्पेक्ट्रम में हम लोग एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर यही सब पढ़े हैं, तो उसी सबसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं जब चैप्टर को पढ़ रहे थे थियोरिटिकली उस समय। मतलब ये इतना बड़ा चैप्टर है कि कोई ना कोई टॉपिक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन रहना ही है, चैप्टर को कभी स्किप कर ही नहीं सकता है। कुछ छोटे चैप्टर्स होते हैं जिससे क्वेश्चन कभी कदाल पूछा, कभी नहीं भी पूछा, लेकिन ऐसे बड़े चैप्टर से जो है क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी प्रकार का एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, NN सिन्हा के ही सारे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। तो यह जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। सो कैलकुलेट द energy of the first stationary state of Li2+। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझोगे, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, ध्यान दोगे। हीलियम प्लस, Li2+ और हाइड्रोजन, ये तीनों एक ही जैसे के स्पीसीज हैं, यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो क्वेश्चन में है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है हीलियम प्लस का वह है भाई 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। तो लिथियम डबल प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी जो हीलियम प्लस है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा Z² इंटू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन निकाल लोगे तो वो हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस बाई Z²। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 19.6 इंटू 10⁻⁻18 और हीलियम के लिए जो है Z मतलब कि एटॉमिक नंबर वह 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व कर दो इसको, तो 4 4 जा 16 और 4 9 जा, तो इतना आ गया। सो दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं की थी इसने, ये पूछ रहा था कि लिथियम के फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का क्या होगा एनर्जी। तो ज़रा ध्यान से समझोगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हुआ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट। चूँकि हाइड्रोजन में जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन है वह फर्स्ट ऑर्बिट में ही है, तो वह इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी से जुड़ा होगा न्यूक्लियस की तरफ वही एनर्जी हो जाएगा उसके फर्स्ट ऑर्बिट का। और चूँकि लिथियम और हाइड्रोजन दोनों, लिथियम मतलब Li2+ और हाइड्रोजन दोनों एक ही जैसे स्पीसीज हैं,
तो एनर्जी जो होगा ऑर्बिट का वह सिमिलर होगा, लेकिन फिर से यही फॉर्मूला लगना है कि जब यहाँ से आप लिखोगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2+, तो ये हो जाएगा Z² इंटू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से जब इसको आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम 2+ का कैलकुलेट करोगे तो लिथियम 2+ का भी आयोनाइजेशन एनर्जी वही होगा, वही मतलब कि एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालेगा फर्स्ट ऑर्बिट से। क्योंकि लिथियम में है 3 इलेक्ट्रॉन लेकिन 2+ है, इसका मतलब 2 निकल गए, तो यहाँ भी अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा और यह एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही बचा है। तो वही यदि हम लोग निकाल लें कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कितना लग रहा है, तो वही फर्स्ट ऑर्बिट का हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो Z इसके लिए हो गया 3 का स्क्वायर लिथियम का, और ये हाइड्रोजन का आ गया है 4.9 इंटू 10⁻18, तो 9 इंटू 4.9 इंटू 10⁻18 सॉल्व करो, इतना इंटू 10⁻18, इसको इधर कर दो तो 4.41 इंटू 10⁻, कितना हो जाना है -7 जूल पर एटम। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम डबल+। क्वेश्चन में कितना ट्विस्ट था जरा देखो कि हीलियम प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी दे करके रखा था और लिथियम डबल+ के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी पूछा था। तो सबसे पहले इस हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी से हम लोग पता किए हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी। सो हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगा। अब चूंकि लिथियम डबल+ भी H+ के जैसा ही है, मतलब इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन हटेगा वो फर्स्ट ऑर्बिट से ही हटेगा, बस अंतर है केवल एटॉमिक नंबर का। तो फिर से यहाँ फॉर्मूला हम लोग पुट कर दिए और निकाल दिया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+। तो यह जो आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम 2+ का है, यह वह एनर्जी हुआ जो उसके एकमात्र इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगा फर्स्ट ऑर्बिट से। मतलब लिथियम 2+ का भी एकमात्र इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही है, तो इसके निकालने में जो एनर्जी लगेगा वही एनर्जी उस ऑर्बिट का हो जाएगा, जो कि इतना आएगा। तो इस तरह से हर एक टॉपिक से कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लिए। ऑलरेडी पीछे जो है चैप्टर पढ़ रहे थे वहाँ भी कई सारे क्वेश्चंस किए गए थे। अब आप करोगे क्या कि NCERT बुक्स के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। मैक्सिमम तो सॉल्व किया ही हुआ है, जो नहीं है वे आप प्रयास करोगे तो हो जाएंगे। और साथ ही साथ NN सिन्हा बुक का एग्जाम्पल एक्सरसाइज और उसके बाद जो लास्ट में MCQ टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आगे जब कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करोगे वहाँ काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। प्रैक्टिस करोगे, जो दिक्कतें आएंगी वो आप पूछोगे हमसे ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन मोड से क्लासरूम में, तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस करके जो है हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से यह पूरा यूनिट जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम समाप्त होता है, बोथ थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली सभी तरीके से। बस अब सारा मेहनत आप लोगों को करना है, थ्योरी सारे पढ़ो, फार्मूलाज को याद रखो और फिर प्रॉब्लम्स बनाना शुरू करो। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखते हैं क्या चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।